ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज जो है वो हम लोग वन और वन्य जंतु को समझेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो फॉरेस्ट जंगल, वन क्या होते हैं और उसमें जो जीव हैं वन्य जीव, जैसे जंगल में कौन कौन से जीव हैं, तो पेड़ पौधे होंगे जिसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, फ्लोरा भी कहते हैं, और पेड़ हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं जिसको हम लोग फौना कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो आज हम लोग झारखंड के वन और उसके वन्य जंतु के बारे में प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है? तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन है। झारखंड में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन राज्य में है? तो 29.76%। पूरे झारखंड का जो क्षेत्रफल है उसका 29.76% भाग पर यहाँ पे वन पाए जाते हैं। झारखंड के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड का वन क्षेत्र है? ठीक है, तो भारत के कुल वन क्षेत्र का जो मतलब भारत में जो कुल वन क्षेत्र है, भारत में टोटल जो जंगल पाए जाते हैं उसमें झारखंड का कितना कंट्रीब्यूशन है ना? तो झारखंड जो है वो 3.32% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है पूरे भारत के वन क्षेत्र में। तो ये जो बहुत बड़ा परसेंटेज है, एक बड़ा शेयर जो है वो झारखंड का इसमें है, 3.32%। कई राज्य में तो मतलब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1% या उससे भी कम है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो अच्छा, इससे पहले एक और प्रश्न है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना हेक्टेयर है? ठीक है, तो 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। मतलब कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो उसके अनुसार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 0.08 है वो प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन है प्रति वो हेक्टेयर में। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान स्थित है। राज्य में सर्वाधिक किस जिले में वनों का क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक जो है वो पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में जो है वो सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल है, जो सबसे ज़्यादा है। मतलब हमारे झारखंड में जो है पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जो है वो जंगल जो है वो जामताड़ा में है। जामताड़ा में सबसे कम जो है कम क्षेत्रफल जो है वन क्षेत्रफल है। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक 1% वाला जिला जो है वो लातेहार है। लातेहार में जो है वो सर्वाधिक 1% वाला जिला है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पश्चिमी सिंहभूम में भी सर्वाधिक वन देख रहे हैं और लातेहार में भी देख रहे हैं। तो अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस स्टेट में मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो लातेहार हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल वाइज देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है वनों का, तो वो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा और प्रतिशत के हिसाब से जो है वो लातेहार हो जाएगा। न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम 1% वाला जिला जो है वो जामताड़ा है। हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं, प्रतिशत में भी है और क्षेत्रफल में भी है। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में जो वनों की सबसे कम जो है वो कहाँ पे है? तो जामताड़ा में है। और सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम और परसेंटेज में देखेंगे तो लातेहार है। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल अति सघन वन है? वेरी डेंस फॉरेस्ट है ना, अति सघन कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट जो है वो तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल जो है वो अति सघन वन क्षेत्रफल में आता है? 2601.05 वर्ग किलोमीटर। तो कितना उत्तर हो जाएगा? 2601.05 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम लोग देखेंगे झारखंड में तो टोटल कितना था? तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है ना। उसमें से जो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो है 2601.05 वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल खुला वन है, ओपन फॉरेस्ट है ना। तो खुला वन की बात करें हम लोग तो 11,431.18 वर्ग किलोमीटर है, 11,431.18 वर्ग किलोमीटर है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 2601 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है ना। झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं?
तो 3 प्रकार के है ना, झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर देखेंगे तो झारखंड में जो है वो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। निम्न में से किस प्रकार के वन राज्य में नहीं पाए जाते हैं, तो हम लोगों को बताना है कौन सा नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो सदाबहार वन है ना वो झारखंड में नहीं पाया जाता है। शुष्क पतझड़ पाया जाता है। शुष्क पतझड़ मतलब हम लोग बोलते हैं इसको, शुष्क का मतलब गर्म होता है और पतझड़ का मतलब पत्ता झाड़ देना होता है। तो गर्मी के टाइम में पत्ते झाड़ देते हैं तो ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जो हम लोग सखुआ का पेड़ कहते हैं, साल वृक्ष कहते हैं, ये सभी शुष्क पतझड़ के एग्जाम्पल हैं। शुष्क प्रायद्वीपीय, तो पेनिनसुलर का ही पार्ट है झारखंड, प्रायद्वीपीय जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो झारखंड भी आता है, और यहाँ पे शुष्क प्रायद्वीपीय प्रकार के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आर्द्र प्रायद्वीपीय, तो आर्द्र जो है वो ह्यूमिड होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आर्द्र प्रायद्वीपीय वन भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मानसून के टाइम में ठीक ठाक वर्षा भी हो जाती है। राज्य के जिन क्षेत्रों में 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ कैसे वन पाए जाते हैं। देखिए 1200 मिलीमीटर से अगर कम वार्षिक वर्षा होगी तो वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो शुष्क पतझड़, क्योंकि वर्षा कम हो रही है, 1200 मिलीमीटर से कम हो रही है, तो वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं या जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं शुष्क पतझड़ प्रकार के वन। झारखंड के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो हम लोगों को बताना है कि किस में पाए जाते हैं। तो देखिए हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये तीनों ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये तीनों क्षेत्र में जो है वो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो सखुआ पेड़ जो है आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि राज्य के कुल 50% से अधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र प्रायद्वीपीय वन जो है वो 50% से अधिक क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं। आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। राज्य में संरक्षित वनों का कितना क्षेत्रफल जो है, वनों का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्रफल का 23.74% है। तो राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो राज्य में जो संरक्षित वनों का क्षेत्रफल है 4500 वर्ग किलोमीटर। 4500 वर्ग किलोमीटर जो है वो संरक्षित वनों का क्षेत्रफल है, मतलब वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और वो जो है वो पूरे झारखंड के वन का 23.74% हिस्सा है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा संरक्षित वन जो है वो है कोल्हान और पोरहाट, है ना। कोल्हान और पोरहाट जो है वो राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। तो कोल्हान और पोरहाट जो है वो राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन में आते हैं। राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन का क्षेत्रफल किस जिले में है, सर्वाधिक आरक्षित वन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यहाँ सर्वाधिक वन नहीं पूछ रहा, बल्कि पूछ रहा है कि आरक्षित में सर्वाधिक कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कौन से जो जिला है वहाँ पे सर्वाक्षित मतलब सर्वाधिक आरक्षित है। तो इसका उत्तर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक आरक्षित वन है। निम्न में से कौन सा वन जो प्रकार है जहां पशुओं को चराने की एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है, तो ये किस प्रकार के वनों में आती है, तो ये सुरक्षित वनों में आती है, जहां पे जो है गांव के लोगों को या वहां के निवासियों को जो है वो क्या करने दिया जाता है, तो उनको वहाँ पे जानवरों को चराने के लिए दिया जाता है, और साथ ही साथ उसमें क्या किया जाता है कि वो जानवर को घर में ले जा करके, क्योंकि हमेशा तो वो जानवर चराया नहीं जा सकता है, खेती बाड़ी भी करना होता है, तो उस केस में अगर उनको घर पल्हा ले जाना होता है, जिसको पल्हा बोला जाता है जानवरों को खिलाने के लिए, तो उनको कुछ सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है, जिसको सुरक्षित वन कहते हैं। राज्य में सुरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल 18.922 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 18,000 है, वो डेसिमल गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, 18,922 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो है वो कितना प्रतिशत होगा, तो 74.13%। कितना हो जाएगा, 74.13%, ठीक है। तो राज्य में सुरक्षित वनों का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 18.922 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम लोग देखेंगे कि पूरे झारखंड का 74.13% जो है वो सुरक्षित वन है। सुरक्षित वन मतलब वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको वो वनों को एक्सेस किया जा सकता है, वो वहाँ से जो है वो अपने जानवरों के लिए चारागाह की व्यवस्था कर सकते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है, सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है, सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार जो है वो हजारीबाग में है। हजारीबाग में जो है वो सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है। जंगली जानवरों के आक्रमण से भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर राज्य सरकार कितना मुआवजा देती है, तो अगर जंगली जानवरों के आक्रमण से भैंस मर जाता है, गाय मर जाता है, बैल की मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा जो है वो 10,000 रुपये की मुआवजा दी जाती है।
विगत 2 वर्षों 2019 से 2021 तक किस जिले में वन वृद्धि दर शून्य रही है? तो पिछले 2 वर्षों में 2019 से 2021 तक किस जिले में वन वृद्धि दर एकदम शून्य रही है, मतलब थोड़ा भी वृद्धि नहीं हुआ है? तो गोड्डा जिला में जो है वो वन वृद्धि क्या रही है? शून्य रही है ना। किस जिले में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? तो हम लोगों को बताना है कि किस जिले में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। तो साहिबगंज, दुमका, पलामू, ये तीनों ही जिले में जो है वो अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग दवा बनाने हेतु किया जाता है? तो दवा बनाने हेतु जिसका प्रयोग किया जाता है वो है हरड़ बहेड़ा, है ना, हरड़ बहेड़ा। तो हरड़ बहेड़ा पेड़ का जो है उपयोग दवा बनाने हेतु किया जाता है। राज्य का सर्वाधिक लाख उत्पादन जिला कौन है? लाख उत्पादक में जो है वो खूंटी आता है, ठीक है ना। तो खूंटी जो है वो मतलब सर्वाधिक लाख उत्पादक जिला है। लेशिफर लक्का लेशिफर लक्का से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो लेशिफर लक्का की बात करें तो लाख का उत्पादन लेशिफर लक्का मतलब से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो लाख का। लेशिफर लक्का से जो है वो लाख का उत्पादन किया जाता है। ISFR 2021 के अनुसार राज्य में किन जिलों का वन क्षेत्र घटा है? तो हम लोगों को बताना है किसका वन क्षेत्र घटा है। तो लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा। लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा, इन जिलों का जो है वो वन क्षेत्र घटा है। भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र नामकुम रांची की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1924 ईस्वी को हुई थी। जो लाह शोध संसाधन कहते हैं या लाख बोलते हैं, दोनों ही चीज़ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। झारखंड राज्य तेंदुपत्ता नीति 2015 कब अधिसूचित की गई थी? तो तेंदुपत्ता जिसको कहते हैं, जिससे केंद्र भी तोड़ा जाता है, ये जो तेंदुपत्ता होता है इससे बीड़ी बनाया जाता है। और आप देखते होंगे कि पश्चिम बंगाल में बीड़ी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, झारखंड में होता है, बिहार में होता है। तो यहाँ पे बीड़ी जो है वो सस्ता भी रहता है और अच्छा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो वो झारखंड के वनों में पर्याप्त मात्रा में तेंदुपत्ता पाया जाता है। तो वही झारखंड राज्य तेंदुपत्ता नीति 2015 जो है वो कब अधिसूचित की गई थी? तो ये जो है वो 27 जनवरी 2016 को अधिसूचित की गई थी। कब की गई थी? तो 27 जनवरी 2016 को अधिसूचित की गई थी। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला जो है वो है गढ़वा। गढ़वा में जो है वो ज़बरदस्त वृद्धि हुआ है वन क्षेत्र में। झारखंड के किस जिले में शहद को हेनार हनी कहा जाता है? तो हेनार हनी जो है वो झारखंड के किस जिले में शहद को जो है हेनार हनी कहा जाता है, ठीक है। तो लातेहार में जो है वो शहद को हेनार हनी कहा जाता है। तो झारखंड के लातेहार में जो है वो शहद को हेनार हनी कहा जाता है। राज्य सरकार ने किस योजना या क्रांति के तहत राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया है? तो शहद उत्पादन को बढ़ावा जो है वो मीठी क्रांति के तहत दिया गया है। तो किस योजना या क्रांति के तहत दिया गया है? तो मीठी क्रांति के तहत जो है वो शहद योजना को बढ़ावा दिया गया है। राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में अगर हम लोग मीठी क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 2019 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2019 में जो है वो राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत हुई थी। विगत 2 वर्षों 2019 से 21 में झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो वन वृद्धि दर्ज जो है वो कितनी की गई है? तो इसमें से दोनों तो नहीं है, तो अगला ऑप्शन होगा 109.73 वर्ग किलोमीटर जो है वन वृद्धि दर्ज की गई है विगत 2 वर्षों में। निम्न में से किसके द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु राज्य के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो प्रशिक्षण देने की जब बात आती है तो इसमें जो है वो राज्य खादी बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। राज्य खादी बोर्ड जो है वो मधुमक्खी पालन हेतु जो है वो राज्य के किसानों को प्रशिक्षण देंगी। राज्य के किस जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है? अब सिंगापुर को जो कटहल निर्यात किया जाता है वो खूंटी जिले से। तो खूंटी जिले का कटहल जो है वो सिंगापुर को निर्यात किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना जो है वो कब लागू की गई थी? तो ये जो लागू की गई थी वो 2019 में लागू की गई थी। इसके तहत जो है वो 2000 रुपये जो है वो प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत प्रत्येक लाभुक को किसान को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त होंगी? तो जब प्रतिवर्ष की बात आ जाए तब 6000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 3 बार करके 2-2000 रुपया मिलता है ना। तो टोटल कितनी राशि मिल जाएगी? 6000 रुपये। न्यूनतम खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है?
तो न्यूनतम खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो जामताड़ा है। तो जामताड़ा हम लोग देख रहे हैं बार बार जो है वो वन क्षेत्रों के मामले में बहुत ही कम है और यहाँ पे बहुत ही कम वन क्षेत्रफल पाए जाते हैं। हम लोग इस चीज़ को बार बार देख पा रहे हैं। मीठी क्रांति योजना से कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य था? मीठी क्रांति योजना जिसमें शहद उत्पादन को बढ़ावा देना था, उसके तहत जो है वो कितने किसानों को जोड़ने का प्रावधान था? तो 12,000 किसानों को जोड़ने का प्रावधान था। राज्य के किस जिले के चकुलिया क्षेत्र में काजू उत्पादन हो रहा है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया क्षेत्र में काजू उत्पादन हो रहा है। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति जो है वो 1952 ईस्वी को बनी थी। 1952 ईस्वी को जो है वो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति बनी थी। उसके पहले की वन नीति जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता था और वो अपने ही फायदे के लिए उसको बनाते थे। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1988 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो है वो किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? तो 1/3 33.33%, ठीक है ना। तो जितना क्षेत्रफल होता है उसका 1/3 पे कम से कम वनों का विस्तार होना चाहिए, मतलब 33.33% पे होना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक में एक वन समिति होगी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो है प्रत्येक में से एक वन समिति होगी, वो गांव स्तर पे, है ना। तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी। राज्य में कितनी वन समितियों का गठन किया गया है? तो राज्य में जो है वो कितनी वन समितियों का गठन किया गया है? तो 200 वन समितियों का गठन किया गया है। झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 में किसने किया था? तो वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास जो 1882 से 1885 के बीच में जो किया गया था वो J.F. हेविट के द्वारा किया गया था। J.F. हेविट के द्वारा किया गया था। विगत 2 वर्षों 2019 से 21 के बीच जो है वो गढ़वा जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि कुल कितने किलोमीटर है? तो हम लोगों को बताना है कि कुल कितने किलोमीटर है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 40.13 किलोमीटर। 40.13 किलोमीटर जो है वो गढ़वा में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि हुई थी। राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प कब प्रतिपादित किया गया? तो 2001 ईस्वी में जो है वो राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प प्रतिपादित किया गया था। कब? तो 2001 ईस्वी को जो है वो राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प प्रतिपादित किया गया था। वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए किस जगह पे जो है, किस जिला में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय स्थापित किया गया है? तो ये जो है वो रांची में। तो रांची के जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज की एक वानिकी संकाय स्थापित किया गया है। वानिकी का मतलब होता है फॉरेस्ट्री, है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन लगाने का लक्ष्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात अगर हम लोग करें तो उसके अनुसार से राज्य में 3,424 वर्ग किलोमीटर पर वन लगाने का लक्ष्य था। निम्न में से कौन झारखंड का राजकीय वृक्ष है? झारखंड का राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल कहते हैं, जिनको सखुआ भी बोला जाता है। और सखुआ का जो पेड़ होता है वो कई मायने में मतलब फायदेमंद होता है। ISFR 2021, ठीक है ना, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में न्यूनतम अति सघन वन क्षेत्रफल वाला निम्न में से कौन सा जिला है? तो न्यूनतम अति सघन वन क्षेत्रफल मतलब अति सघन वन क्षेत्रफल मतलब हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसमें जो सबसे कम है वो कौन सा जिला में है? पाकुड़ में है। कहाँ पे है? तो पाकुड़ में, है ना। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो झारखंड इको टूरिज्म नीति जो है वो कब अधिसूचित की गई थी? तो ये जो है वो अक्टूबर 2015 में की गई थी। अक्टूबर 2015 में झारखंड इको टूरिज्म नीति जो है वो अधिसूचित की गई थी। केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना के तहत राज्य में कितने प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडल में वन विकास अधिकरण का गठन हुआ है? तो जो है वो 18
18 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो है केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना के तहत जो है राज्य में 18 प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडलों का, तो मतलब पूरे राज्य को जो है वो 18 क्षेत्र में बांटा गया है। 18 प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडलों में इसको बांटा गया है। वन विकास अधिकरण का गठन हुआ है ना। अब हम लोग झारखंड जीव जंतु संरक्षण के बारे में जानेंगे और देखते हैं कि झारखंड जीव जंतु संरक्षण के बारे में क्या क्या प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो 58 नंबर है वो है कि झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो याद रखिएगा इसका उत्तर 11 है। 11 वन्य जीव अभयारण्य झारखंड राज्य में हैं। कितने वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में हैं? तो 11। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 1972 में जो है वो वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो लागू हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो इसका जो उत्तर है वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी को झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी को। निम्न में से झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का जो है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या बेतला राष्ट्रीय पार्क जो है वो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लातेहार जिला में अवस्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो लातेहार जिला में अवस्थित है। भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी? तो भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी इसको बताना है। तो भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की थी। कब की थी? तो 1992 ईस्वी में की थी। निम्न में से किस अभयारण्य से देश में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई? तो हम लोगों को बताना है कि किस अभयारण्य से। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य से, दलमा वन्य जीव अभयारण्य से देश में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। भारत सरकार ने देश का प्रथम गज संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया? गज का मतलब हाथी होता है, तो हाथी संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में सर्वप्रथम प्राणी गणना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम प्राणी गणना जो है वो 2002 ईस्वी में हुई थी। मतलब जानवरों की गणना, प्राणी गणना कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। राज्य के किस जिले में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? राज्य के किस जिले में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो हम लोगों को बताना है कब किया, कहाँ, मतलब किस जिले में किया गया है। तो साहिबगंज जिले में जो है वो जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल्स, जीव के अंश, उसी को जीवाश्म कहा जाता है ना। झारखंड में किस संस्था या क्लब द्वारा जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो किस क्लब के द्वारा किया गया है ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो है वो है नेचर क्लब, है ना। तो नेचर क्लब या संस्था के द्वारा जो है वो जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में सांभर पाए जाते हैं? तो जो सांभर पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य में। दलमा वन्यजीव अभयारण्य में। लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लावालौंग जो है वो चतरा में स्थित है। तो लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो चतरा में लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला है कि पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो आप सभी को पता है कि पारसनाथ गिरिडीह में है। तो पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। राजमहल पक्षी आश्रयणी कहाँ स्थित है? तो राजमहल पक्षी आश्रयणी कहाँ स्थित है? तो साहिबगंज में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो साहिबगंज में अवस्थित है। राजमहल पक्षी आश्रयणी कहाँ स्थित है? तो साहिबगंज में। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा गुमला। गुमला में पालकोट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तोपचांची की जब अगर हम लोग बात करते हैं तो धनबाद से नज़दीक सटा हुआ है। तो तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। उधवा जल पक्षी आश्रयणी किस जिले में अवस्थित है?
तो उधवा जल पक्षी जो है वो कहाँ पे आश्रयणी कहाँ पे है? तो साहिबगंज में। महुआ डांड भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो महुआ डांड भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो है वो लातेहार में अवस्थित है। महुआ डांड भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो लातेहार में। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो कोडरमा जिले में अवस्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो कोडरमा जिले में अवस्थित है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है वो लातेहार जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? तो लातेहार में। पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो लातेहार में। भारत सरकार ने कब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया गया? तो 1973 में जो है वो भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन सा है? पलामू वन्यजीव अभयारण्य है ना। तो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है वो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में कितने बाघ थे? तो 2018 का जो रिपोर्ट था जिसमें एस्टीमेट किया गया था उसमें ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार से है वो झारखंड में 5 बाघ थे। अब उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई होंगी क्योंकि जो हाल में रिपोर्ट आया उसमें झारखंड पूरे भारत में जो है वो टाइगर बाघों की संख्या काफ़ी बड़ी है। बाघ गणना 2022 के अनुसार देश में कितने बाघ थे? तो देश में जो कितने बाघ हैं? तो 3167 बाघ। देश में टोटल 3167 बाघ 2022 की जो गणना हुई उसके अनुसार। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए गए थे? तो सर्वाधिक बाघ जो पाए गए थे वो मध्य प्रदेश में पाए गए थे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। विरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो विरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वो रांची में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो रांची में अवस्थित है। टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो टाटा स्टील जंतु उद्यान जो है वो जमशेदपुर में है। टाटा स्टील जमशेदपुर में ही है ना। झारखंड राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में अवस्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो रांची में अवस्थित है। कहाँ पर? तो रांची में अवस्थित है। अगला प्रश्न है विरसा मृग विहार किस जिले में अवस्थित है? विरसा मृग विहार, मृग का मतलब होता है हिरन, तो हिरन का जो विहार होता है जिसमें विचरण करते हैं तो वो किस जिले में अवस्थित है? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा खूंटी। खूंटी जिले में जो है वो विरसा मृग विहार अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क जो है वो बोकारो में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बोकारो में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में जुबली पार्क स्थित है? तो जुबली पार्क जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में जुबली पार्क स्थित है। राज्य सरकार ने कब पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया? तो राज्य सरकार ने जो है वो कब पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया? तो 2014 में। 2014 में राज्य सरकार ने पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया। राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला स्थापित की गई है? आधुनिक पौधाशाला की बात करें तो गाड़खटंगा रांची में जो है, गम्हरिया सरायकेला खरसावा में और महेशपुर देवघर, ये तीनों जगह पे जो है वो आधुनिक पौधाशाला स्थापित की गई है राज्य सरकार द्वारा। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मिशन है? तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा। तो ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान जो है ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो एक मिशन है। कौन सा? तो ग्रीन इंडिया मिशन। बेतला नेशनल पार्क से होकर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो कोयल नदी और बरहा नदी, ये दोनों नदी जो है वो बेतला नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। निम्न में से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? तो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना जो है वो पलामू व्याघ्र परियोजना केंद्र द्वारा है, हाथी परियोजना केंद्र द्वारा है, वन्य प्राणी पर्यावास एवं समेकित विकास योजना, ये तीनों ही जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। कौन कौन सा? तो पलामू व्याघ्र परियोजना, हाथी परियोजना और वन्य प्राणी पर्यावास एवं समेकित विकास योजना। अगला प्रश्न है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घनत्व करना, है ना, उसको डेंस करना।
इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना द्वारा प्रायोजित योजना है, मतलब किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या किसके द्वारा, है ना। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। वन्य प्राणी पर्यावास समेकित विकास योजना का व्यय में केंद्र एवं राज्य का अनुपात कितना है, तो केंद्र सरकार उसमें कितना अपना व्यय देगी और राज्य सरकार, तो 60% जो है वो केंद्र सरकार खर्च करेगी और 40% राज्य सरकार। किसमें, वन्य प्राणी पर्यावास समेकित विकास योजना के तहत। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के तहत राज्य में कहाँ वेटलैंड के संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है, तो ये साहिबगंज में किया जा रहा है। देखिए, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जीव, इकोसिस्टम समझते होंगे कि उस पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। उसके तहत साहिबगंज में जो है वो वेटलैंड के संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किया जा रहा है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य में निम्न में से कौन सी नदी बहती है, तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो उसमें से कौन सी नदी बहती है, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा औरंग नदी या औरंगा नदी भी जिसको कहते हैं ना। निम्न में से किस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का व्यय अनुपात 60:40 है, तो 60:40 में हाथी परियोजना भी हो जाएगा, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम भी होगा, और अभी हम लोग ऊपर में एक देखे थे और कि वन्य प्राणी पर्यावास समेकित विकास योजना, ये तीनों में ही जो है वो 60-40 का अनुपात रहेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पलामू व्याघ्र परियोजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना रहेगा, तो पलामू व्याघ्र परियोजना की बात करें तो इसमें हो जाएगा 50-50, मतलब आधा आधा खर्च जो है वो ऐसे रहेगा। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जंगली जानवरों से हुई क्षति पर राज्य सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है, तो अगर 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति और जंगली जानवर से उस पर क्षति होती है, राज्य सरकार द्वारा उनको कितना मुआवजा दिया जाता है, 1.5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। 1.5 लाख का मुआवजा जो है वो सरकार देगी। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कौन सी नदी बहती है ना, तो उससे जो नदी बहती है तो ये तीनों नदी है, पेंजरा नदी बहती है, पलमारा और तोरपा, ये तीनों नदी जो है वो पालकोट वन्यजीव अभयारण्य से बहती हैं। सामान्यतः झारखंड में किस प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो हम लोगों को बताना है कि झारखंड में किस प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन हो गए और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब जो पत्ते झाड़ देते हैं। ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, इसको बताना है, तो इसका जो उत्तर है वो पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में जो है वो ईचागढ़ पक्षी विहार स्थित है। उधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो उधवा पक्षी विहार जो है वो साहिबगंज में स्थित है। उधवा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, तो साहिबगंज में। वन संरक्षण समिति का गठन कब हुआ था, तो वन संरक्षण समिति का गठन 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 में कहाँ स्थापित हुआ था, तो हजारीबाग में। हजारीबाग में झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 में स्थापित हुआ था। बिरसा मृग विहार निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो रांची में स्थित है। तो बिरसा मृग विहार जो है वो रांची में स्थित है। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग झारखंड के वन जीव एवं वन संरक्षण से संबंधित सारे प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे झारखंड में होने वाली सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का झारखंड के अध्ययन में हमारे साथ यानी ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना फीडबैक अवश्य दें ताकि उसके अनुसार से हम लोग सुधार कर सकें।